हमारे साथ हिना भी जुड़ चुकी है। मजीद आपको बता दें कि लगातार जो पोलिंग परसेंटेज अब आ रहे हैं उससे अब ये सवाल उठता नजर आ रहा है कि क्या ये पोलिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले ये पोलिंग परसेंटेज आगे बढ़ पाएगा, और अगर ये बढ़ता है तो उसके माने मतलब क्या होंगे, और अगर नहीं बढ़ता है तो उसको किस तरह से देखा जाएगा। क्योंकि पिछला जो 3 फेज हुआ है, सबसे पहला फेज हुआ था 11 अप्रैल को जिसमें 69.5% वोटिंग दर्ज की गई थी। दूसरा फेज हुआ था 18 अप्रैल को जिसपे 69.44% वोटिंग दर्ज हुई थी, और 23 अप्रैल को जो तीसरा फेज का इलेक्शन हुआ था उसमें 67.99%, यानी उसे हम 68 मान सकते हैं। तो 69 2 मरहलों में, तीसरे मरहले में 68। तो आज ये टैली कहां तक जाकर पहुंचेगी और इसका मतलब क्या होगा, ये काफी अहम है। और विशाल, मैं अपने तमाम नाजरीन को बता दूं कि जितने भी फिल्मी अदाकार हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, उन्होंने भी आज अपने वोट का इस्तेमाल किया है और काफी खुशाइन तस्वीरें जो हैं वो आज हमको मुंबई से देखने को मिली। अभी जैसा अपने टीवी स्क्रीन पर तमाम नाजरीन देख सकते हैं कि सुरेश ओबराय और विवेक ओबराय दोनों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि किस तरह तमाम खान जो हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन्होंने भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आज अपने वोट का इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यूज़ 18 की भी खास मुहिम रही है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वो भी कामयाब होती नजर आ रही है। और विशाल, बहुत अहम बात है कि इतनी गर्मी में भी लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने। बिल्कुल, ये बहुत अहम जरूर है, लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए, अगर वो ये सोचें कि मेरे ना निकलने से वोटिंग परसेंट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सोच शायद सही नहीं है। कोशिश ये हो कि अब भी जिनके पास मौका है वो अपने घरों से बाहर निकलें और पोलिंग बूथ पर जाके वोटिंग में हिस्सा लें, चूंकि आपका एक वोट बहुत मायने रखता है इस मुल्क के लिए और ख़ास तौर से आपके अपने पार्लिमानी हल्के के लिए। ये आप देख सकते हैं विवेक ओबराय वोट करने के बाद मीडिया के सामने रूबरू। नाज़रीन, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं और अपने मेहमानों का भी हम बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहेंगे कि लगातार बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ वो हमारे साथ लगे हुए हैं और वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि आज इलेक्शन का दिन है। लगातार ब्रेकिंग और तमाम अहम खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरह से विशाल बात कर रहे थे, नवीन जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, हम इससे पहले भी हमने बात की थी बुंदेलखंड की, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया रहा है जो कि कहीं ना कहीं अब अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट फील कर रहा है, कहीं बहुत ही पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। और यहां हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं गांव के गांव, उन्होंने कहा कि हम जो है इस बार वोट नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ इस खास एरिया के लिए? साथ एक जवाब और भी देना चाहूंगा। जैसे आजम साहब शायद पिछली बार आ नहीं पाए, उन्होंने सवाल तो किया था, जवाब ले नहीं पाए होंगे। जी। मैंने आजम साहब कहा था ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल कहिए। मैंने कहा था वापस नहीं किए। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूं नवीन जी। मैं यही कह रहा हूं, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी कांग्रेस ने, और सरकार बनते 24 घंटे में फरमान जारी कर दिया और उसके बाद ये बता दिया कि मार्च 2019 से पहले कर्ज माफ नहीं होंगे। वहां पर इन्होंने मात्र 5,000 करोड़ रुपए निकाला है केवल कर्ज माफ करने के लिए, और 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया, और उसमें से मात्र जो है 3,000 करोड़ रुपया, 1,800 करोड़ रुपया बाहर निकाला। और पैसा कहां से निकल रहा है? तुगलक रोड से निकल रहा है, वो किसानों के पास से नहीं निकल रहा। अगर किसानों को मिला होता तो किसान आत्महत्या नहीं करते। पिछले 3 महीनों के अंदर मैं उसकी ये मौत, किसानों की शहादत या उनकी मौत के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले 3 महीनों के अंदर 42 से भी ज्यादा किसान परिवारों ने आत्महत्या की है। कर्नाटका के अंदर लगातार आत्महत्या का दौर जारी है। किसानों के कर्जा अगर माफ कर दिए तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसानों को, देश के गरीबों को इन्होंने अपने राज्यों में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपया, जिसके आड़ में इन्होंने भामाशाह योजना हो, चाहे गरीब जन योजना हो, बहुत सारी योजनाएं, सत्याग्रह पेंशन योजना हो, बुजुर्गों की पेंशन योजना हो, सारी रोक दी, लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला है। इसलिए मैंने कहा था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हालात बदलेंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव हुआ था कुछ महीनों बाद हरियाणा का, जिसमें कांग्रेस के सुरजेवाला जो मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो चुनाव लड़े और जमानत मुश्किल से बची, तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो नैरेटिव है कांग्रेस का, नेगेटिव नैरेटिव, उन्होंने जो कहा था वो किया नहीं, इसके कारण पीछे पे। अब आप दूसरी बात करिए, आपने बुंदेलखंड की बात करी, बुंदेलखंड हो और या फिर वेस्ट बंगाल हो, दोनों जगह की स्थिति। बुंदेलखंड के अंदर लगातार वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता, अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि भाजपा के प्रत्याशी और उनके साथी विधायक की भी हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था जीरो है। उसके बाद जब नक्सलवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस कैसे नक्सलवादियों पर लगाम कसेगी? वहां पोस्टर निकले, जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, अगर के वोट डालेगा तो उसका जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहां लॉ एंड ऑर्डर किसको संभालना चाहिए? राज्य सरकार को संभालना चाहिए या केंद्र सरकार को संभालना चाहिए? ममता बनर्जी के मंच पे सारा विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा था, टोटल सारे के सारे लोग इकट्ठे थे, ममता बनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए गए थे। वहां हो क्या रहा है? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करके पेड़ पे लटका देते हैं। वहां पे राय रोज हर चुनाव, आज चौथा पोल है, चौथा पोलिंग आज संपन्न होने जा रहा है। कोई ऐसा नहीं गया जो कि ठीक ठाक हुआ हो, जिसके अंदर दंगे ना हुए हो, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को तृणमूल के गुंडों ने ना मारा हो। कांग्रेस सपा बसपा। लेकिन नवीन जी देखिए आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये हुआ है, वायलेंस हुआ, इसका भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले सुना था किस तरह आसनसोल में हमारे नुमाइंदा वहां पहुंची थी, तो वहां पर लोगों ने क्या कहा और किसका नाम लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर वायलेंस कहीं, आप देखिए वहां टीएमसी वाले क्या कर रहे हैं, टीएमसी का कहना होता है कि जो सेंट्रल एजेंसी है वो ऐसा करवा रही है, जो बीजेपी का लगातार टीएमसी ऐसे मामलों को हवा दे रही है और उन्हें वहां पर जो है इंस्टिगेट कर रही है। लेकिन सैफ साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, क्या ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है? क्या एक तरफा ऐसा हो रहा है कि किसी खास पार्टी के लोग पीटे जा रहे हैं और कोई खास पार्टी का आदमी पीट रहा है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसजनक बात है कि ऐसी जो है वॉयलेंसेस जो है हमें देखने को मिलती हैं हमारे देश में। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन टर्म्स ऑफ जो है आप रिलीजन रिस्ट्रिक्शन बोले, इन टर्म्स ऑफ वॉयलेंस बोले, जो 822 वॉयलेंसेस रिकॉर्डेड बाय इन पार्लियामेंट, यूनियन हंसराज, क्योंकि ये ना करेंगे मगर पार्लियामेंट में क्या रिकॉर्ड जमा हुआ है साहब। योगी जी जब से बने तब से जो 60 हो चुके हैं अभी तक, प्लस 60 से प्लस हो चुका है। खैर, बहरहाल अभी आपने देखा कि 12 बूथों के ऊपर बताए, शिकायतें आपके चैनल पे आप बताई जा रही थी कि 12 बूथों पे जो है वो कब्जा हो चुका है या कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है साहब कि 77% क्रिमिनल्स वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 लोगों पे सीवियर चार्जेस हैं, करप्शन के, रेप के, एक्सटॉर्शन के, मर्डर के। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 महीने चक्की पीस के आ चुके हैं जेल में जो है मर्डर केस में। हम क्या देख नहीं रहे हैं? एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जो है 1581 आपके सांसद और विधायक जो हैं उनके खिलाफ जो है चार्जेस और एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। ये मैं नहीं कह रहा। एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी जो आंकड़े हैं, जो नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त जो कागजात जमा किए जाते हैं उसके बुनियाद पर वो आंकड़े जारी करता है। उन आंकड़ों में कांग्रेस पीछे नहीं है, कहीं कहीं पे तो आप बीजेपी से आगे हैं, कहीं कहीं पे पीछे हैं, थोड़ा सा, इतना ही फर्क है। नहीं, एक बात और है, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, जब ये क्लीन छवि के लोग देखते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके नाम के ऊपर जो है एफआईआर के अंदर झूठा मामला पाया, उसके ऊपर जो है और उसके बारे में बात करें। अगर आप अभी भी दूसरी पार्टी, रुक जाइए, सवाल मुझसे पूछा है, इतना बौखलाइए मत। जो है जो आप दर्शकों को सामने नजर आए, सवाल आपने सवाल पूछा था तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि आपका नाम है सैफ खान। मैंने नहीं ना साहब, तो मुझे सुनिए, फिर आप अपने वक्त पे रखिएगा बात। तो आपने बोला, पूछा अभी जो है कांग्रेस के ऊपर जो है आगे पीछे, मैं आपको तब भी ये गारंटी और अभी भी एडीआर की रिपोर्ट के लिहाज से कह रहा हूं, कांग्रेस कंपेयर टू अदर पार्टी सबसे नंबर ऑफ कम परसेंटेज जो है वो सब ज्यादा कांग्रेस की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि है, क्योंकि साफ छवि वालों को भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एफआईआर लिखवाना जानती है। हमने देखा भी है, चाहे आप अगर ये खुद के रेपिस्टों की बात करें तो 1 साल भी हो जाता है साहब, इनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहा हूं, शायद आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जिनको जो है पुलिस वाले डीजे वगैरह भी साहब करके बात कर रहे थे। खैर, बहरहाल जो है करता था, रॉबर्ट वडेरा से बात नहीं करता था, और बलात्कार के मामले बात तो मैं नहीं कह रहा, एडीआर कह रहा। मैंने कहा एडीआर की आप झुठला सकते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में नहीं पीस, आपका चैनल इसको इसलिए चलाएगा क्योंकि आपको सूट कर रहा होगा। सरकार कोर्ट में 1 साल के लिए आपको पिन पॉइंट करेंगे, आप कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आप लेकर आएंगे। मामला फिलहाल यहां पर यह है
कि एडीआर की अगर आप बात कर रहे हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो एडीआर के रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि एडीआर के रिपोर्ट में कहीं बीजेपी आगे है ऐसे उम्मीदवारों की फहरिस्त में जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और कहीं पर जो है वो कांग्रेस आगे है। ये अलग बात है कि जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर चार्ज है वो केरल से बीजेपी के एक देवेंद्र हैं उम्मीदवार, जिनमें 242 क्रिमिनल रिकॉर्ड के चार्जेस हैं। 242 अलग मामला है, सबसे ज्यादा है सबसे कम, यहाँ कोई रेस नहीं लगी है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कोई पीछे नहीं है इस मामले में। सुनो 242 नहीं, क्रिमिनल्स की असली चेहरा क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं। आप 242 नहीं, सच्चाई है, 242 नहीं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है साहब, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 242 केस नहीं है, 244 केस है, और जिसमें 242 केस सबरीमाला के दर्ज है, और वो सबरीमाला के केस किसने दर्ज करे? सबसे ज्यादा जो चार्जेस हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उसमें ये कतई कहने का मतलब नहीं है कि वो सारे के सारे सीरियस हैं, नॉन सीरियस हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में ये आजादी आपको मिली हुई है कि आपके ऊपर चार्जेस हो, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं हुए, अगर सजा के हद तक नहीं बदले तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसका सीधा एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी है। बहरहाल यहां पर बात मुद्दों की हो रही है। मैं फिर से एक बार सैफ साहब आपके पास यही सवाल लेकर आऊंगा। सैफ साहब, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप असेंबली इंतखाबात की कामयाबी दोहरा पाएंगे? भी आजादी पॉलिटिकल सैफ खान साहब, बिल्कुल दोहरा पाएंगे। सैफ खान साहब जी, देश के अंदर जो भी भारत का घबरा क्यों गए आप? और घबरा क्यों रहे? चलाएगा उसके खिलाफ केस मैं मौका चाहूंगा साहब, घबरा हमारे देश में है, किसी और देश में नहीं है। सुनिए, और ये आजादी जो है कि जो कांग्रेस दे रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। आप इनको ना पूरा सिंगल फ्रेम दीजिए, बिल्कुल, कि ये बात बोल जो है अपनी अपने सामने रख सके, पार्टी तो आप रखेंगे नहीं, हवाओं में क्या बात करना चाहते हैं। और मैं मौका चाहूंगा अब, जिन पार्टी के नेताओं के घर से करोड़ों रुपए नगद मिले, वो लगातार जो 52,000 करोड़ रुपए किसानों की जगह, अब आपकी बातें सुनिए, अब मैं नकद का, अब आप नकद की बात करें, अभी मैं आपकी कुछ उदाहरण देता हूँ। लेकिन यहाँ पर विशाल कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं वो बहुत पीछे छूट गए। आज चौथा फेज है, आज फोर्थ फेज जो है इलेक्शन का चल रहा है। सैफ साहब, विशाल साहब ने जो आपसे सवाल पूछा, रैंकिंग जो आज हमारे देश की बढ़ चुकी है, जहां पहले चौथे स्थान पर थे, तो घबरा क्यों रहे? क्यों चले गए? घबरा क्यों रहे? टेररिज्म रैंकिंग बढ़ी है हमारे देश की, हाँ या ना? कश्मीर में क्या नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी है हमारी, हमारे कॉम्प्रोमाइज हुई है, हाँ या ना? नवीन जी सैफ साहब की बात सुन लेते आज हैं। तीसरे पे हो गई नहीं कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी गाली देगा। नवीन जी, जरा सैफ साहब की बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे पास भी हैं उनसे पूछने के लिए। कांग्रेस की हालत ये है, घबराइए मत इतना। अरे भाई, कांग्रेस की हालत ये है, सब जानते हैं। या तो इनका माइक जो है इनकी वॉल्यूम नीचे कर दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सैफ जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। अब इजाजत देना है तो अब इजाजत है, अब इजाजत है, आप बोलिए। सवाल उसका नहीं बताएंगे। नहीं सुनिए, मैं आपकी सब बात का जवाब दूंगा। बताओ कि ममता बनर्जी के शहर के अंदर लगातार जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, देखिए नवीन जी 1 बाय 1 कर लेते हैं। नवीन जी 1 बाय 1 प्लीज थोड़ा सैफ साहब से जवाब सुन ले। मैं आप ही के सवाल को दोहरा रहा हूं, सैफ साहब के जवाब सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। जी शुक्रिया नवीन जी, शुक्रिया। सैफ साहब बोलिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ऐसे इंटरफेयर जो है ऐसे नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज नहीं चलना चाहिए, एक ही आदमी का भाषण नहीं चलना चाहिए बीच में, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। पिछली बार आपने लगातार घबराइए नवीन जी, शुक्रिया आपको आपसे सवाल कर रही है। नवीन जी शुक्रिया, नवीन जी शुक्रिया, सैफ जी को बोलने दीजिए। बात करता हूं मैं। अब मैं पूछने पे आपने पूछा था, जी बोलिए सैफ जी, बोलिए जल्दी से। ये घबराहट ऐसी जो है दर्शकों को मत दिखाइए, बौखलाहट है ये, सैफ जी अपनी बात रखिए, सैफ जी बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, दर्शकों को पता चले। आप अपनी बात रखिए सैफ जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है और बिना बातचीत के हमारा ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और आपको भी अफसोस होगा, हमें भी। सैफ जी अपनी बात। बिल्कुल 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 ऐसी बात। सबसे पहली चीज जो किसानों की इस वक्त बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 5.6% थी, आज घट के 2.1% आ गई। सुनिए, इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ का हमारी देश की हर स्टेट पे फर्क पड़ा है। क्या बात करते हैं आप? अरे राज्य सरकारों में, राज्य सरकार का भी बताएंगे, मैं बताता हूँ। आज देश के हालात, आप किसानों की बात करती है, 12,000 किसान एक साल में सुसाइड कर लेता है। अरे 89% किसान वो सुसाइड कर रहा है जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखे। अरे आप घबराइए मत, घबराइए, आप अपने वक्त बोलिए। क्यों कर रहा है किसान सुसाइड? क्योंकि आपने जो एग्रीकल्चर लोन, क्यों नहीं किसानों के पास पैसा रहा? क्या बात करते हैं?